you have already discussed more than half chapter of class 9th history, the French Revolution. In first part, you read the French Revolution की किस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस में क्रांति के क्या क्या रीज़न थे. इन सेकेंड पार्ट यू स्टडी द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी कि 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी और उसने क्या क्या वर्किंग की. इन द थर्ड पार्ट यू ऑलरेडी डिस्कस द ग्रोइंग मिडिल क्लास एमरजेंसीज, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कि किस तरह से क्रांति का आरंभ हुआ, मीन्स किस तरह से फ्रांस के अंदर लुई 16 की हार हुई. और उसके बाद हमने स्टडी किए थे पॉलिटिकल सिंबल्स कि किस तरह से राजनीतिक रूप से कुछ संकेत बनाए गए थे जो कि फ्रांस की सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी. फिर हमने स्टडी किया कि किस तरह से फ्रांस के अंदर राजतंत्र मोनार्ची ख़त्म हुई और रिपब्लिक बन गया, मीन्स राजतंत्र में ख़त्म होकर जनता का शासन आ गया. किस तरह से एक राजा की सरकार ख़त्म हुई और जनता की सरकार बन गई, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में. अगर आप स्टूडेंट्स ने अभी तक ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन सब का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं. आज हम वीडियो का 6 पार्ट स्टडी रीड करेंगे. अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस की किस तरह से जैकोबिन जो क्लब था उसका जो नेता रोब्रेसर था उसने किस तरह से जनता को अपने कंट्रोल में किया और कंट्रोल में करने के बाद जब वो हार की तरफ बढ़ा तो उसके बाद किस तरह की सिचुएशन आई और उसने कैसे डायरेक्टरी शासन फ्रांस में बनाया. अब हम वो स्टडी करेंगे. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थर मिडिल क्लास टू सीज पावर. देखो इसमें क्या है कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट को अलाउड इट फॉल अलाउड मतलब उसको ख़त्म हुआ मान लिया, तो जो भी वहाँ का फ्रांस में वेल्थर सोसाइटी थी, वेल्थर मीन्स पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, वो पावर में आ गई. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद डिनाई द वोट नो प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. अब जो नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर जो प्रॉपर्टी सेक्शन था, मतलब जो कम पैसों वाला सेक्शन था, मीन्स जो गरीब लोग थे, वो इट प्रोवाइड्स फॉर उनकी क्या था, उन्हें डिनाई कर दिया गया वोट राइट के लिए. मीन्स जो गरीब पर्सन है जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों को वोट देने का राइट नहीं होगा. जबकि जैकोबिन सरकार के अंदर जो जैकोबिन क्लब था उसके अंदर सभी को वोट देने का राइट था जो कि 25 ईयर और 21 ईयर की एज की कंडीशन को फुलफिल करता था. ओनली चाइल्ड एंड वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था. बट ये जो न्यू डायरेक्टरी रूल्स बने फ्रांस के अंदर, इसने वो रूल ख़त्म कर दिया और जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन था सोसाइटी का, मीन्स जो पुअर लोग थे उन्हें वोट देने के लिए डिनाई कर दिया गया. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मतलब जो विधायी पालिका थी, उसके अंदर ओनली 2 मेंबर्स को इलेक्टेड किया, जबकि पहले कितने मेंबर्स थे, 425. These then appointed a director and executive made by the 5 member. और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर बने उसमें क्या हुआ कि 5 मेंबर्स की उसने एक सोसाइटी बना दी. दिस वाज मीन्ट एज द सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन. देखो जैकोबिन के राज में क्या था कि सिंगल पर्सन की पावर थी, जो उनका नेता था रोब्रेसर, हुक्म उसका चलता था. बट अब क्या था, उसने इस पावर को ख़त्म कर दिया. However, the director often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. Means जो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर उसने 2 मेंबर्स
को ऐड किया था। अब वो 2 मेंबर क्या करते थे, आपस में डिस्प्यूट होता रहता था, उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था, क्लैश करते थे वो, जिसकी वजह से उनको भी डिसमिस करना पड़ता था। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर पाव वे टू द राइज टू द मिलिट्री डायरेक्टर। इससे क्या हुआ कि देश के अंदर जो मिलिट्री का शासन था वो बढ़ गया, और उस मिलिट्री के शासन में नेपोलियन बोनापार्ट का एक व्यक्ति था जो कि डिक्टेटर था। डिक्टेटर्स मीन्स अपना राज चलाने वाला था। उस पर्सन को मौका मिल गया आगे आने का। थ्रू ऑल these changes of the form the government the leads to of the freedom of equality before the law and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movement in France and rest of Europe during the following century। देखो, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस आए, गवर्नमेंट में जो भी चेंजेस आए, उनका सबका मेन आइडिया था कि फ्रीडम, स्वतंत्रता मिले और सबको इक्वल राइट मिले। और वो इस चीज़ के लिए राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल मूवमेंट उन्होंने किए, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, लोग क्या हुए, मोटिवेट हुए और उनके साथ मिल गए। अब हम स्टडी करेंगे, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या वुमेन्स के लिए भी, औरतों के लिए भी क्रांति थी? यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वुमेन्स के लिए भी क्रांति थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको रीड करने पर पता चलेगा। कि देखो, पिक्चर से हमें क्लियर पता चल रहा है कि काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने हाथ में काफ़ी सारे टूल्स लिए हुए हैं। एक लेडी हॉर्स पर बैठी है। ये जो सारी पिक्चर है ये हमें शो कर रही है पेरिस की उन वुमेन्स के रूप में जो वर्साई जाकर अपने राजा को वहाँ से वापस लेकर आई थी। अब हम यहाँ पर डीपली स्टडी करेंगे कि क्या किस तरह से जो वुमेन हैं, औरतें हैं, क्या उनके लिए भी रेवोल्यूशन हुआ, क्या उनके लिए भी क्रांति हुई। स्टूडेंट, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, वर्डिंग अच्छे से समझ आ रही है और आपका चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर एक स्टूडेंट की हेल्प करेगा और एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को इंक्रीज़ करेगा। सो स्टूडेंट, read the chapter. From the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in a France society। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो जो वुमेन है वो एक्टिव थी किसमें, पार्टिसिपेशन करने में। इवन बोट मैनी चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी, क्योंकि वो चाहती थी कि फ्रांस की सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएं। They hoped that their involvement would pressure the revolutionary government to introduce measures to improve the lives। क्योंकि वो जानती थी, उनको होप थी कि अगर वो इस तरह से प्रेशर देंगी और क्रांति रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगी तो ज़रूर उनकी लाइफ्स में, मतलब उनकी लाइफ में चेंजेस होंगे। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। अगर थर्ड स्टेट की वुमेन्स के बारे में बात करें तो वो वुमेन्स क्या करती थी, वर्क करती थी अपनी लाइफ के लिए। मतलब अपनी, जिस तरह से मैन अर्निंग करते हैं ऐसे ही वुमेन भी अर्निंग करती थी। दे वर्कड एज द सीमस्ट्रेस ऑफ द लॉन्ड्री ड्रेसेस, सॉलिड फ्लावर सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट। वो क्या क्या काम करती थी लेडीज़, वो ड्रेसेस सिलती थी, कपड़े सिलने का काम करती थी, फ्लावर्स को बेचती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को मार्केट में सेल करती थी, और वर एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रोस्पेसिटी पीपल। मीन्स जो अमीर लोग होते थे उन लोगों के घरों में वो घर का काम भी, डोमेस्टिक वर्क भी करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर जो औरतें थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उनके पास जॉब ट्रेनिंग भी नहीं थी। ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स ऑफ द वेल्थर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी अ कॉन्वेंट। देखो, जो थर्ड स्टेट में वेल्थर मेंबर थे, मतलब अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, सिर्फ उनकी ही बेटियां जो थी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने
जाती थी। आफ्टर देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, और उसके बाद उन लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली, दैट इज कुक, फिच वाटर, क्यू अप द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। जबकि देखो, जो वर्किंग वुमेन थी वो अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली की भी केयर करती थी, खाना बनाती थी, और ब्रेड वगैरह लेने के लिए वो एक लंबी लाइनों में भी खड़ी होती थी। जबकि उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो मजदूरी मिलती थी उनको, वो मैन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम थी। In order to discuss and voice the interest, women started their own political club and newspaper. उन्होंने आपस में डिस्कस किया और वुमेन ने क्या किया, एक अपना क्लब बनाया। ठीक है। अबाउट 60 वुमेन क्लब्स कम इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। फ्रांस की सिटी में मिनिमम जो है 60 वुमेन क्लब बने। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, जिसमें से रिपब्लिकन वुमेन के नाम से जो क्लब था वो काफ़ी क्या हुआ, फेमस हो गया। रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज मोस्ट फेमस ऑफ देम। One of their main demands was the women enjoy the same political right as men. अब जो ये क्लब बना रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, इनका जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि वुमेन्स को भी राइट मिले, वुमेन को भी प्रॉपर राइट मिले मैन के अकॉर्डिंग। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 रेड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन, क्योंकि ऑलरेडी जो वुमेन थी वो डिसअपॉइंटेड थी, नाराज़ थी। किससे? जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वुमेन को एक पैसिव सिटीज़न कहा गया था, जबकि वो चाहती थी कि उन्हें एक्टिव सिटीज़न कहा जाए। स्टूडेंट, आपको क्लियर है ना कि पैसिव सिटीज़न और एक्टिव सिटीज़न में क्या डिफरेंस है? पैसिव सिटीज़न वो होते हैं जिनको वोट देने का राइट नहीं है, और एक्टिव सिटीज़न वो होते हैं जिनको वोट देने का राइट है। मीन्स जब जैकोबिन क्लब्स की बात करें तो उस टाइम पर वुमेन को पैसिव सिटीज़न बताया गया था। They demanded the right to vote, to the elected the assembly and to hold political office. अब लेडीज़ की ये डिमांड थी कि उन्हें भी वोट देने का राइट दिया जाए और एक राजनीतिक ऑफिस में भाग लेने का भी मौका दिया जाए। Only then they felt would their interests be represented in a new government. वो चाहती थी कि जो नई सरकार बने वो उनके इंटरेस्ट को वैल्यू दे। In the early year, the revolutionary government did introduce law that helped improve to lives of women. In earlier years, अगर हम बात करते हैं आरंभ के दिनों में, स्टार्टिंग के टाइम में, तो जो सरकार ने क्रांतिकारी सरकार बनी, डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प, उसने ऐसे कानून बनाए, ऐसे कानून लागू किए जिन्होंने गर्ल्स के लिए, वुमेन्स की लाइफ के लिए हेल्प की। टुगेदर विद द सर्टेन ऑफ स्टेट स्कूल, उन्होंने क्या किया कि क्रिएशन की स्कूल्स की, हर राज्य में स्कूल बनाए। स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, और सभी लड़कियों के लिए स्कूल जाना नेसेसरी कर दिया, कंपल्सरी कर दिया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम नो मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और साथ ही साथ ये भी कर दिया कि किसी भी लड़की के फादर उस पर ये फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कहीं पर भी शादी करे। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज जो थी अब वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था जो कि फ्रीली था, मतलब उसके लिए दहेज लेना ज़रूरी नहीं था, और ये एक सिविल लॉ, एक नागरिक के अधिकारों में आ गया। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमेन एंड मैन। अब जो तलाक की प्रक्रिया थी वो भी क्या कर दी गई, एग्री कर ली गई, और मैन और वुमेन दोनों के लिए ही अप्लाई हो सकता था, मतलब मैन और वुमेन दोनों चाहें तो वो डिवोर्स ले सकते थे। वुमेन कुड नाउ
ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। अब जो लेडीज़ थी वो ट्रेनिंग ले सकती थी अपनी जॉब के लिए, आर्टिस्ट बन सकती थी और स्मॉल बिजनेस भी वो रन कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ एवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टरे द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग कोर्स ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब वुमेन के स्ट्रगल को देखते हुए और उनके इक्वल जो भी पॉलिटिकल राइट्स थे उन सब पर क्या कर दिया, रीज़न टू जब आतंक का माहौल बना तो जो नई गवर्नमेंट आई उसने वुमेन्स के सभी क्लब पर क्या कर दिया, बैन कर दिया और उन्हें किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। अब देखो कुछ ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने गवर्नमेंट की बात को नहीं माना तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और कुछ को तो फांसी भी दे दी गई। वुमेन्स movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। अगर वुमेन जो आंदोलन कर रही थी, मूवमेंट चल रहे थे, वो लगातार करती रही। उन्होंने अपने वोट के राइट के लिए और जो मजदूरी की दरें उनकी कम थी वो भी इंक्रीज़ करने के लिए वो कंटिन्यूसली अपने मूवमेंट को चलाती रही और एंड में 200 ईयर्स में कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारे देशों में वुमेन्स को वोट देने का राइट मिल गया। द फाइट फॉर द वोट was carried out through a international सफल movement during the late 19th and earlier 20th century। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से चला। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर केप्ट अलाइव टू इंस्पायर मेमोरी। इट वाज फाइनली इन 1946 द वुमेन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। लगातार मूवमेंट करने पर जो लेडीज़ थी उनका मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुली रहा। जो रिवोल्यूशनरी थे वो उनसे इंस्पायर हुए और 1946 में वुमेन को फ्रांस में वोट देने का राइट मिल गया। स्टूडेंट, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट की हेल्प करेगा और एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को इंक्रीज़ करेगा। सोर्स ई की बात करते हैं। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन अल्पी डी गूज। देखो अब यहाँ पर एक लेडी की स्टोरी बताई हुई है जो कि कौन है, क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी वुमेन है। ओलंप दे गूज इसका नाम है, जो कि 1748 से लेकर जिसने 1793 तक वर्क किया। अब देखो जो ओलंपिक दी गूज है ये लेडी वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस। फ्रांस की क्रांतिकारियों की अगर बात करते हैं तो ओलंपिक दी गूज जो है एक ऐसी लेडी थी जो कि एक्टिव लेडी थी फ्रांस में, मीन्स जिसने कहा कि मुझे वोट देने का राइट है। She protested against the constitution and the declaration of the right men and citizen as excluded women from basic rights that each human being was entitled to। So देखो उसने क्या किया, उसने प्रोटेस्ट किया किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिक्लेरेशन दी हुई थी राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न की मैन या वुमेन कोई भी सिटीज़न है उसको इक्वल राइट है, ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था बट हो नहीं रहा था। तो ओलंपिक दी गूज ने क्या किया, उसका प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया, जिसकी वजह से 1791 में शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन वाज शी एड्रेस्ड टू द क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। उसने क्या किया, जो नेशनल असेंबली के राइट्स थे उसने उसमें लिखा कि नेशनल असेंबली के राइट्स में एक लेडीज़ को भी, एक रानी को भी राइट मिलने चाहिए। डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट in 1793 ओलंपिक दी गूज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट।
अब देखो 1793 में ओलंपिक दी गूज ने क्या किया कि जो जैकोबिन की गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी मतलब फोर्सली वुमेन के क्लबों को बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से ओलंपिक दी गूज ने 1793 में उसका विरोध किया और एक लेटर भी लिखी। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विथ treason, सो आफ्टर दे शी वॉज एग्जीक्यूटेड, जिसकी वजह से उसको पकड़ लिया गया और आखिर में उसको फांसी पर लटका दिया गया। स्टूडेंट अब देखो इसमें सोर्स एफ में सम ऑफ द बेसिक राइट्स की बात की गई है। जो ओलंपिक गूज जो अभी हमने पढ़ा है कि ओलंपिक गूज जो थी एक क्रांतिकारी महिला थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो वुमेन्स के राइट को वुमेन्स के एवरी राइट को सक्सेस करे। वुमेन को राइट होना चाहिए वोट देने का, इक्वलिटी का राइट हो, सेम वेजेस का राइट हो, इन सब के बारे में जो ओलंपिक दी गूज है उसने डिक्लेरेशन की। अब हम डीपली पढ़ते हैं कि ओलंपिक दी गूज ने क्या डिक्लेरेशन की। फर्स्ट, वुमेन इज बोर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट, की जो वुमेन है वो स्वतंत्र पैदा हुई है और उसको एक मैन के बराबर के अधिकार हैं। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज द preventions of the natural right of women and men. These rights are liberty, property, security, and above all the restrictions of the oppression. Means जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनका जो नेचुरल राइट था मैन और वुमेन को लेकर, उनको वो राइट नहीं दिया जा रहा था, तो उनको एकता का, प्रॉपर्टी का और अपनी सुरक्षा का राइट मिलना चाहिए। The source of all the sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of women and men. उसने कहा कि जो अधिकार मैन को दिए गए हैं वही अधिकार जो हैं वुमेन को भी मिलने चाहिए। The law should be an expression of the general will. All female and male citizens should have a same either personality to be their representative in its फॉर्मेलेशन। मीन्स उसने ये कहा कि जनरली जो फीमेल है और मेल सिटीज़न है उन दोनों की जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल। फीमेल एंड मेल सिटीजन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू द ऑनर एंड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। अब उसने ये कहा कि जो गवर्नमेंट वर्क देती है या पब्लिक सेक्टर में वर्किंग होती है तो वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी बनता है वो एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। मीन्स उसके अंदर कितने मेरिट्स हैं और कितने डीमेरिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सक्सेस मिलनी चाहिए, ना कि इस बात से कि दे आर अ मेल एंड दे आर अ फीमेल्स। अदर डिस्कशन देन दैट द टैलेंट, जो भी डिस्कशन हो वो उसके टैलेंट पर होनी चाहिए। नो वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन, शी इज़ एक्यूज्ड। अब उसने वुमेन के बारे में भी कहा कि वुमेन जो है वो एक्सेप्शनल्स नहीं है, वो भी शी इज़ एक्यूज्ड, वो भी अपराधी हो सकती हैं, उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और उनके लॉ के अकॉर्डिंग उन पर केस होना चाहिए। और जो केस के अंदर अगर वो अपराधी हैं या कोई भी मिस्टेक उनकी निकलती है तो उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। अब देखो इस एक्टिविटी में यहाँ बताया है कि आपको कंपेयर करना है द मैनिफेस्टो ड्राफ्ट बाय द ओलंपिक दी गूज, कि जो ओलंपिक दी गूज ने जो अधिकार मांगे थे वो मैन एंड वुमेन के वो कहाँ तक ठीक है। अब सोर्स जी में ये जो बताया है ये एक इमेजिनेशन है, आप ये पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये कहा गया है कि आप इमेजिनेशन करो कि ये वुमेन खड़ी हैं ग्रुप्स में, ठीक है। एक बेकरी की लाइन है, इसमें क्या है जो दुकान है दुकान के बाहर ब्रेड लेने के लिए ये वुमेन्स की क्यू है, लाइन है। और आप ये इमेजिन करो कि अगर आप इनमें से कोई भी वुमेन है, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा जब आपको ये राइट के लिए कहा जाए। अब हम पढ़ेंगे सोर्स जी। इन 1793 द जैकोबिन पॉलिटिशियन
Cumit sought to justify the closure of women's club on the following grounds. अब जब 1793 में जैकोबिन क्लब्स के नेताओं ने वुमेंस क्लब्स को बंद करवाया तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या फीचर्स कहे, मतलब क्या रीज़न रखे जिसकी वजह से वो बंद करवाए गए. हैज़ नेचुरल इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटी टू मैन हैज़ द गिवन एज द ब्रेस्ट टू नेचर बेबीज. अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या घर के काम भी मेल करेंगे, डोमेस्टिक ड्यूटी क्या मतलब खाना बनाने का, कपड़े धोने का, ये काम कोई मेल करेंगे, या जो बेबी को फीड कराने के लिए जो ब्रेस्ट होती है क्या वो मेल के पास है. नो, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा. शी सैड टू मैन, लेडी ने मैन को कहा, बी अ मैन हंटिंग एग्रीकल्चर पॉलिटिकल ड्यूटीज दैट इज योर किंगडम. मतलब एक आदमी शिकार कर सकता है, खेती कर सकता है और राजनीतिक काम कर सकता है, तो क्या वो उसका राज्य है. शी सैड टू वुमेन, उसने वुमेन से कहा, बी अ वुमेन द थिंग्स दैट हाउस होल्ड द स्वीट ड्यूटीज ऑफ द मदरहुड दोज आर योर टास्क. अब उसने कहा कि ये जो पार्टीशन है ड्यूटीज़ का ये ऑलरेडी बटा हुआ है, क्योंकि जो मदर हैं वो स्वीट ड्यूटीज़ दे रही हैं मदरहुड की, मीन्स अपने बच्चों की देख रेख करने की. और शेमलेस आर दोस वुमेन, अब उन्होंने उस वुमेन को भी शेमलेस कहा जो वुमेन बॉयज़ की तरह काम कर रही हैं. दे बिकम्स मैन, जो अपने आप को मैन समझती हैं. हैव नो ड्यूटीज़ बीन फेयरली डिस्टर्ब, और जो समाज सोसाइटी की तरफ से ड्यूटीज़ दी गई हैं वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं. स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो द अबलिशिंग ऑफ स्लेवरी कि किस तरह से फ्रांस के अंदर दास प्रथा का अंत हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे. तब तक स्टूडेंट आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा ताकि मैं आप स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट पार्ट और आगे के लेसन्स की वीडियो लेके आ सकूं. और आपका एक शेयर आपके ऐसे फ्रेंड्स की, ऐसे लोगों की हेल्प करेगा जिनको नीड है इस चैप्टर के स्टडी की. थैंक यू स्टूडेंट्स.